बैच दिन पहले लिया था, बैच में डाल दो मतलब। ओके भाई, तो देखो भाई आगे चलते हैं। एटम के बारे में इतनी चीज तारा समझ में आएगी भैया, चीज आप ना देख ली भाई, ठीक है। और ये जो लाइन थी भाई, हमारा मतलब कि सबसे छोटा पार्टिकल हमारे संसार के अंदर, उसको एटम बोलते हैं, जिसको हम लोग ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ये लाइन बोली किसने थी, ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये पूरी की पूरी थ्योरी हमारी, ये थ्योरी जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी भाई। ये चीज भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई थी, ठीक है भाई। एटम हमारा सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको ना डिस्ट्रॉय कर सकते ना इसको बना सकते। तो ये थ्योरी किसने दी, ये शब्दावली किसने दी, इस चीज की खोज किसने करी? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। एग्जाम के अंदर पूछा था, तो यह चीज भी याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब इसने दो तीन खास बात और भी बताई थी एटम से रिलेटेड। इस ना जो डाल्टन ने इसने दो तीन खास बात और भी बताई थी एटम से रिलेटेड। यो क्या बोला, यो ने बोला कोई भी अपना एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब तत्व, जैसे मान लिया ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी अपना एलिमेंट है, उसका में जो एटम होंगे ना, उन सारे का मास और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी भाई। ओके भाई मन्नू, 40 रुपए गुप्तान अभी डाल दूंगा भाई, ठीक है। मैं क्या कहने लग रहा हूं, इसने क्या बोला, हमारा जैसे कोई भी एलिमेंट है, जैसे मैंने मान लिया ऑक्सीजन, हमारा ऑक्सीजन के अंदर मान लिया भाई मैंने, भाई 5 एटम है, मैं मान के चलने लग रहा भाई ऑक्सीजन में हमारे पास 5 एटम। तो इसने क्या बोला, इन 500 एटमों का जो भी हमारा मास होगा, मास का मतलब जैसे इनका, जैसे मान लिया भाई 5 मास इनका, तो 5 मास हो गया इनका, ठीक है। और जो भी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी वो इन 500 एटमों की सेम होगी। इसने ये लाइन भी बोली भाई, एक एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर मैंने क्या मान लिया भाई 5 एटम है, तो इन 500 एटमों का मास और केमिकल प्रॉपर्टी यानी इनकी जो भी खासियत होगी वो सारे की है पांचवा की सेम होगी। यह लाइन भी किसने बोली, जॉन डाल्टन ना बोली भाई। अच्छा भाई, ठीक है। अरे ये इंपॉर्टेंट है, चीजें पूछी जाएगा। इसने क्या बोला, एलिमेंट के सभी एटम्स का मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है भाई। इसना एक लाइन यहां बोली भाई। दूसरी चीज क्या बोली कि एक कंपाउंड है ना, उसका में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो भी हमेशा कांस्टेंट होंगे। कंपाउंड का मतलब जैसे मान लिया H2O है, ये एक कंपाउंड है, इसका में 2 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक है, और एक हमारे पास ऑक्सीजन है। तो बोला इसका में जो ये एटम होंगे ना, ये हमेशा फिक्स रहेंगे यानी कांस्टेंट रहेंगे। इनकी मात्रा का में ना बढ़ोतरी हो सकती ना इसका में घटोतरी हो सकती। मान लिया आप यार हाइड्रोजन, आप यार मान लो एक और ऑक्सीजन जोड़ना चाहो तो अभी जोड़ तो सिखाए हैं, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम क्या है, किसी के अंदर भी कोई चीज मतलब जोड़ नहीं सकते। इसने ये बोला भाई कोई भी हमारा पास कंपाउंड होगा, ठीक है, उसके अंदर जितने भी हमारे एटम होंगे इनकी संख्या क्या फिक्स होगी। ये लाइन भी इसने बोली। तो दूसरी लाइन क्या बोली, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा फिक्स होंगे यानी कांस्टेंट होंगे। ये लाइन इसने बोली 2, ठीक है। तो यानी कि जो जॉन डाल्टन था उसके द्वारा क्या भाई, ये 3-4 चीज अपनाती बताई गई भाई। एक तो इसने क्या चीज बताई भाई, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है हमारे संसार का, जिसको ना बना सकते ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। दूसरी चीज क्या बोली भाई, एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे उनका मास और केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम होगी। तीसरी चीज बोली ना, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम्स क्या हमेशा कांस्टेंट होंगे। इसने ये 3 लाइन दी। फिर साइंटिस्टों ने समय के साथ और खोज करी, तो उस खोज में साइंटिस्टों ने क्या पाया कि इसकी ये वाली जो 2 लाइन है, दोनों की दोनों इसकी झूठी लाइन है भाई। झूठी लाइन इसकी या भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या लिमिटेशन आपको बताता हूं, अब यही चीज एग्जाम के अंदर पूछी जाएगी। लिमिटेशन का मतलब हो गया भाई इसके अंदर हमें क्या क्या कमियां मिली। लिमिटेशन यानी कि खामियां में, जो ये जॉन डाल्टन था इसने जो हमें थ्योरी दी, इसके अंदर हमें क्या क्या कमियां क्या क्या खामियां मिली भाई। तो इसके अंदर जो हमारी पहली कमी थी वो क्या थी, इसने क्या बोला कि एटम है वो हमारा सबसे छोटा पार्टिकल है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसने ये चीज बोली भाई। लेकिन एटम के तो टुकड़े हो सकते हैं, आगे सब एटम्स हैं बहुत सारे, उसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया हुआ था माना। यानी ये पॉइंट भी इसका हो गया गलत, ठीक
ठीक है, क्या लिखोगे? हमारा पहला पॉइंट तो क्या है, एटम को अब मतलब सबसे छोटा तो है यो, अभी भी सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन पहले इसको ये बोलते थे भाई इसके और टुकड़े संभव नहीं, मैंने अभी लिखवाया नहीं था भाई एटम हमारा सबसे छोटा ऐसा पार्टिकल है जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन अभी हमें वर्तमान में हमें क्या चीज मिली है कि हम क्या है इसके टुकड़े कर सकते हैं। एटम को अब इनडिवाइडेबल नहीं माना जाता, ओ सॉरी इनडिवाइडेबल, सॉरी रुक जा, एटम को अब डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस किस पार्टिकल्स के अंदर हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं? एक हो गया हमारे पास प्रोटॉन, एक हो गया हमारे पास न्यूट्रॉन, इन द हिंदी में भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोला है, और एक हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। यानी कि जॉन डाल्टन का पहला जो पॉइंट था कि इलेक्ट्रॉन को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ओ सॉरी इसको एटम को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, वो तो गलत साबित हो गया भाई। एटम को तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक प्रोटॉन बना दिया, एक न्यूट्रॉन बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन बना दिया, इनको क्या बोलते हैं? इनको सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सब एटम बोलते हैं। सब एटम मतलब जैसे सब इंस्पेक्टर नहीं होता, एक इंस्पेक्टर होता है, इंस्पेक्टर से एक छोटा रैंक हो गया सब इंस्पेक्टर, उसी टाइप से यानी क्या एटम एटम के और भी छोटे पार्टिकलों में टूट गया। यानी पहला कथन हो गया जॉन डाल्टन का गलत भाई। ठीक है जी। दूसरा कथन इसने क्या दिया, ये ऐसे बोला कि कोई भी हमारे पास एलिमेंट होगा तो उसके अंदर जितने भी एटम होंगे उन सब का मास एक जैसा होगा। ये कथन भी गलत है। ठीक है, सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं उनका अलग अलग मास भी संभव होता है। अब जैसे एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है आइसोटोप, लिख लो एग्जाम के अंदर बहुत बार आती है आइसोटोप। आइसोटोप किसको बोलते हैं? ऐसे एलिमेंट का तो तत्व, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर अलग होता है। एग्जाम के अंदर पक्का आता है भाई, 100% हम लिख के ले लो यार, 100% ये पर्सन हर बार आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइसोटोप किसको बोलते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा भाई जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर अलग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आइसोटोप बोलते हैं। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के लिए, वैसे मतलब यही एग्जांपल है, मैं वैसे बताने लग रहा हूं। जैसे मान लिया मैंने कुछ भी ले लिया, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मास होता है इसका 16। ठीक है, इसी ऑक्सीजन की एक ब्रांच और भी होगी, एटॉमिक नंबर 8, एक ऑक्सीजन ऐसा भी होता है जिसका मास नंबर 7 होता है। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक नंबर तो आपका सेम हो गया, मास नंबर आपका अलग हो गया। यानी कि अभी अभी जॉन डाल्टन ने तो क्या बोला था, भाई एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट का तो तत्व ऑक्सीजन क्लोरीन फ्लोरीन सारे क्या एलिमेंट है। ठीक है, अभी अभी जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि जो भी एलिमेंट होगा हमारा, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है, इसके अंदर जितने भी एटम, इसके अंदर मान लिया 2 एटम, एक ये, इन सभी का मास क्या होगा? हमेशा सेम होगा। अभी अभी आपने पढ़ा था भाई, क्या दे रखा था इसने, भाई इन सभी का मास हमेशा सेम होगा, लेकिन यहां पर तो क्या है, मास दोनों का अलग, इसका 16 इसका 17 है। ठीक है, तो यानी कि ये प्रॉपर्टी भी जॉन डाल्टन की आपकी गलत सिद्ध होगी। तो यानी क्या है, आइसोटोप हमेशा याद रखना पक्का आएगा भाई, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, ठीक है, और मास अलग अलग हो, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। चीज समझ में आई, दिमाग के अंदर घुसी? ठीक है जी। इसी के अंदर तीसरा पॉइंट है आइसोबार। आइसोबार, बार के अंदर क्या होता है? देखो बार के अंदर जब भी आप जाते हो खंबा पीने, ठीक है, तो बार के अंदर क्या होता है? आपका मास क्या अलग हो जाता है। वैसे जैसे आप जाओगे नॉर्मल, ठीक है, खा पी के आओगे पूरे टन होते हैं ऐसे, तो आपका मास क्या, आपका मास हिल जाएगा, शरीर का मास। ठीक है, तो यानी आइसोबार बार के अंदर क्या होता है? आपका मास होता है, आपका वो तो रहेगा फिक्स, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर है वो आपका अलग हो जाएगा। यानी क्या बोलोगे आप लोग? ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर फिक्स होता है और एटॉमिक नंबर अलग होता है,
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार। ऐसे याद रखो, बार के अंदर जाओगे तो आपका मास क्या, आपका मास, आपकी बॉडी तो इतनी फिक्स रहोगी, नुता कौन दारू पिए पछा तारे पैर कट जाएंगे, हाथ कट जाएंगे, मास तो तुम्हारा सेम रहेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर तुम्हारे नंबर हिल सकते हैं, तुम्हारी कैलकुलेशन हिल सकती है। इस तरीके से याद रखना, आइसोटोप, आइसोबार, रट जाइयो, पक्का पेपर का मैं दिखाऊंगा अपना 100% पक्का पूछा अगर एग्जाम में यह स्टेटमेंट देगा। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग, उनको क्या बोलते हैं, आइसोटोप। कुमार चेक करके देख भाई, किधर गया मेरा फोन, ये रहा। ग्रुप डी वाले बैच की बात करने लग रहा है, सुबह डाल दी थी भाई 6 बजे। ये देख लो मेंटरशिप टारगेट सेक्शन में यारी, सुबह 6 बजे 25 मिनट पर डालो डी रही यारी, तीसरे नंबर पर चेक कर देख यार, तुम खोल के देखो को नहीं आंख में इसके कमेंट लग जाए करना। अरे रेलवे ग्रुप डी के अंदर भी यही क्लास जाएगी भाई, ग्रो टुगेदर, ना टेंशन ले भाई, सीट पे डाल दूंगा भाई, ना टेंशन लिया करो, तुम बड़क ना लिया करो, तुम पढ़ी जाया करो यार, ठीक है। बार बार कोई कि मैं कमेंट को नोट्स बना लो चुपचाप, तुम उसमें डाल देना, उसमें डाल देना, फलाना कर देना, ढिमकाना कर देना, तारा ध्यान पढ़ाई पर है को नहीं, तारा ध्यान तो है उसमें डाल दो, उसमें डाल दो। अरे कित कित गाल लो एक ही क्लास है, एक ही वर मास्टर है, कित कित गाला भाई इस वर मास्टर ना, मानो यह बात तो ठीक है भाई। इतनी चीज सभी साथियों के समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जॉन डाल्टन था, ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स के लिए सिंबल का प्रयोग किया। सिंबल का प्रयोग किया मतलब कैसे, जैसे अभी बताता हूं। अब जैसे मान लिया हाइड्रोजन का कोई एलिमेंट है तो उसके लिए ऐसे सिंबल बना दिया, नो यो हाइड्रोजन का हो गया। मान लिया कोई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नो बना दिया, मतलब ऐसे सिंबलों का प्रयोग कर दिया अलग अलग एलिमेंट के लिए, ठीक है। बाद में इस चीज को गलत मान लिया गया, तो बोले इसका अब कोई काम नहीं है, डायरेक्ट प्रयोग करो। हाइड्रोजन है तो H लिख दो, हीलियम है तो He लिख दो, ठीक है। आयरन है तो Fe लिख दो, ठीक है। मतलब कि इस टाइप से फिर बाद में इन सिंबलों का प्रयोग किया जाने लगा। पहले इसने इस तरीके के सिंबलों का प्रयोग किया था। चीजें समझ में आ गई मेरे को बताओ, जो डाल्टन है आपका जॉन डाल्टन, इसकी एटॉमिक थ्योरी तुम्हारे समझ में आई या नहीं आई, एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दो, ठीक है। जॉन डाल्टन के बारे में आपने इतनी चीजें पढ़ी, इसने क्या सिद्धांत दिया था, के इसने लाइन बोली थी और उसका मैं के तारीख कमी लिखड़ी, वो सारी की सारी चीज बताइए एक बार के लिए कमेंट कर बताओ, चीज समझ में आई या नहीं आई, दिमाग का में घुसी या नहीं घुसी। दिल्ली पुलिस वाला का मैं बिड्डा लगी, ना टेंशन लो। भाई ये क्लास YouTube पर क्यों करवा है, हमने बैच ले रखा है, मैंने पैसे लगाए हैं और बड़का के भी लगान दे। मतलब भाई तन दिक्कत है तो भाई तेरा नंबर भेज दे, तेरे पैसे उल्टे मिल जाएंगे। तो ये चीज़ तो सब ना बेरा है, जो बैच ले उसना ही बेरा है कि मैं मेरे ला सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाया करूँ YouTube पर लिया करूँ, उसका पता सुना प्राइवेट कर दिया करूँ, ताकि कोई ऐसा साथी है गरीब साथी भाई जो बैच अफोर्ड ना कर पावा है, ये और टीचर जो भाई मैंने तनख्वाह देनी पड़ा है, ठीक है। वो तो भाई फ्री में कौन पढ़ावा है, मैं तो भाई अपना भाई यूट्यूब पता हो जाए है इनकम अपना तो इस पता कमा लिया हाँ। लेकिन जो और टीचर हैं वो तो रुपये मांगेंगे भाई, ये वो ना मैं गड़ता गड़ता दूँ भाई, तो वो तो भाई फ्री में कौन पढ़ाऊँ, तो बैच का मैं पढ़ावा है भाई। मैं वो चीज़ कर चुका हूँ भाई अफोर्ड, तो मैं इस यूट्यूब पर पढ़ाऊँ भाई, ताकि कोई गरीब साथी भाई जो बैच लेने की जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो यूट्यूब पर पढ़ ले, पता से ना प्राइवेट कर दी हूँ भाई, जो उन्होंने दिखा भाई हाँ भाई बैच लेने की कैपेसिटी बैच में पढ़ लो भाई। और भाई अगर आपने इस चीज़ का दिक्कत हो तो अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर भेज दो, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, ना टेंशन ले मेरे भाई, बैच कैंसिल हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर मेरे गिल बैच ना कराया करो तुम, यह चीज़ सब ना बेरा भाई। हरियाणा जी के मना करवाई पूरी यूट्यूब पर करवाई थी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हालांकि प्राइवेट कर दिया करता, लेकिन उसका मैं भी नू था भाई जिस साथी का कौन भाई कैपेसिटी फ्री में पढ़ना चाहो वो फ्री में पढ़ लो, दोनों तरीके से सुविधाएं देने लग रहे हैं भाई। ओके, तो इस चीज़ खातर या जलन अच्छी को नहीं होती मेरे भाई, ठीक है। पैसे लगा रखे और भी साथियां लगा रखे हैं,
बच्चे मैथ भी पढ़ना, बच्चे रीजनिंग भी पढ़ना है, बच्चे ने इसके हैंड नोट्स भी चाहिए हैं, उन्हें पैसे लगा रखे। बच्चे इसे भी जो लाइव क्लास कौन लेने पाते, बिजी हो इस टाइम, कॉलेज हो किसी की में हुआ है तो बैच का मैं पढ़ा है। अब तेरा नू लागा तो इस टाइम फ्री है, ठीक है, तना बैच की जरूरत कौन, तो बता दिए तेरे वापस कब जाएंगे भाई, उस चीज़ की टेंशन ना लिया कर। लेकिन ये जो जेलसी है ना अंदर, इन तिफली में क्यों पधाले हो, ये बैच की क्लास है ऐसे, इसका भाई नुकसान है तेरा, मजाक की बात नहीं, जीवन में कदे कामयाब को नहीं हुआ है। चले आगे, किसी ने जेलसी रखनी नहीं चाहिए मेरे भाई, कोई कुछ भी कर, अपना काम तक हमने संतुष्ट होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई मामना यह चीज़ मिले बस, किसी फालतू मतलब जेलसी यह चीज़ सही को नहीं होती मेरे भाई। नहीं, ओनली मैथ का बैच अवेलेबल नहीं है मेरे भाई, थोड़ी सभी साथियों के समझ में आएगी। अब आप ही करेंगे भाई इसके अंदर आगे, अभी जैसे आप ने एटम के बारे में पढ़ा, अपने चैप्टर का नाम क्या था, एटम एंड मोलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे मोलिक्यूल यानी अणु के बारे में, मोलिक्यूल के चीज हुआ है, उसका पास एमसीक्यू भी कराएं, देखो एमसीक्यू लेके आ रहा हूं सारे, टेंशन ना लियो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं मोलिक्यूल यानी कि अणु क्या चीज होती है भाई, आओ फटाफट, अणु यो के चीज हो भाई। जैसे अभी आप इन्हें एटम पढ़े हुए, एटम क्या हमारी सबसे छोटी चीज है जो कि हमारी धरती पर मिलती है भाई, इसके और मतलब और इससे छोटी की चीज अवेलेबल नहीं है। इसके सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके और मतलब एटम से और कोई में छोटी चीज नहीं बन सकती, कहने का मकसद यो है, ठीक है। मोलिक्यूल क्या हुआ है, दो या दो से अधिक जो भी हमारे एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब तत्व, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन, ठीक है, इनके एटम्स के ग्रुप को मोलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोला मैंने, लिखेंगे सभी साथी, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के एटम्स के ग्रुप को मोलिक्यूल बोलते हैं भाई, ठीक है। भाई दो या दो से अधिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो भी एटम है, जैसे मान लिया यार कोई भी एलिमेंट मान, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, दो एलिमेंट हो गए, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एटम, जैसे मान लिया इसके अंदर दो एटम है, इसके अंदर दो एटम है, और मैंने इनको अगर इकट्ठा कर दिया, जैसे H2 बना दिया, तो H2 क्या बन गया हमारा भाई, इसके अंदर इन दोनों के एटम मिल गए, दो दो चार एटम हो गए इसके अंदर, तो इसको हम लोग क्या बोले, मोलिक्यूल बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मोलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आया, मोलिक्यूल किसको बोलेंगे, अणु किसको बोलेंगे, जब हम लोग क्या है, दो या दो से अधिक एटम, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स है, इनके एटमों को अगर हम जोड़ दें तो उस ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलिक्यूल बोलते हैं। उदाहरण के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, उदाहरण के लिए कुछ भी का मतलब, जैसे मान लिया H2O है, H2O क्या आपके पास एक मोलिक्यूल, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन के दो एटम हैं आपके पास, ठीक है, और एक एटम आपका ऑक्सीजन का है, ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या है, इन सभी एटमों का एक ग्रुप हो गया, इस ग्रुप को मैंने क्या बोल दिया, मोलिक्यूल बोल दिया, यानी H2O क्या हमारे पास एक मोलिक्यूल है। जैसे इसको ये वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H2O किसका फॉर्मूला होता है, वाटर का। अब जैसे एक होता है हमारे पास अमोनिया, अब एक और चीज आपको बता देता हूं, एक डिफरेंस आता है अमोनिया और अमोनियम, इनके अंदर छोटा सा डिफरेंस, और फिर भी बच्चे एग्जाम के अंदर गलती करते हैं। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4, सिर्फ इस M और A इसकी वजह से देख लो पूरा फॉर्मूला चेंज हो गया। तो ये चीज भी हमेशा याद रखना। अमोनिया के अंदर भी कैसे, इसके अंदर आप देखो एक नाइट्रोजन का एटम है और तीन आपके हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या पूरा एक मोलिक्यूल हो गया, अमोनिया का मोलिक्यूल। अमोनियम के अंदर NH4 होता है, याद रखना एग्जाम के अंदर पक्का पूछा जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे सभी साथी, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या हमारे पास, H2SO4, H2SO4, ये भी हमारा क्या एक मोलिक्यूल है। मोलिक्यूल कैसे है जी, इसके अंदर आप खुद देखो, हाइड्रोजन के दो एटम है हमारे पास, बिल्कुल है जी, एक सल्फर का है, चार ऑक्सीजन के एटम है भाई, तो सीधी सी बात होगी हमारे पास क्या, ग्रुप ऑफ एटम्स, अलग अलग एटम का ग्रुप है, इसी को तो मोलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कंसेप्ट सभी साथियों के समझ में आ गया। एटम और मोलिक्यूल अभी तक मैंने आपको दो चीज सिखाई, दोनों हर एक साथी क्लियर है भाई, बताओ फटाफट से। भाई पहले सीईटी का बैच ले रखा है, मेंस का भी लेना पड़ेगा क्या, अतुल भाई देखो मेंस के अंदर भाई मैं फिर बताने लग रहा हूं, अगर कोई नई चीज होती है ना, जैसे अभी मान लो आगे सीईटी मेंस का नोटिफिकेशन जारी हो, उसके अंदर मान लो अगर आपको कोई नई चीज आ जाए सिलेबस के अंदर ऐड, जैसे मान लिया एनिमल हस्बेंड्री आ जाए या पुलिस एक्ट आ जाए, जैसे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो उसके लिए आप मेंस का बैच ले सकते हो, ठीक है। बाकी जो प्री में आपने किया था
चीज लगभग कंसेप्ट आपको लगभग वही मिलेंगे, बस थोड़ी सी चीजें अपडेट हो जाएंगी। अपडेट कैसे, जैसे मान लिया परी वाला बैच था, जो सीईटी ग्रुप सी का परी वाला बैच था, उसके अंदर इंडिया जीके जो थी वो आपकी मैंने करवाई थी बेसिक लेवल की, बेसिक मतलब नॉर्मल एचएसएससी के लेवल के हिसाब से। अब जो मेंस वाला बैच होगा उसके अंदर मैं इंडिया जीके करवाऊंगा एसएससी लेवल की, एसएससी लेवल की, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की, ठीक है। अब हरियाणा जी के दोनों के अंदर लगभग सेम रहेगी, उसके अंदर कोई डिफरेंस जाएगा। मैथ था, मैथ परी के अंदर आपका नॉर्मल था, ठीक है। मेंस के अंदर थोड़ा सा अप लेवल का करवाया जाता है, कुछ नए पर्सन ऐड किए जाएंगे, जैसे अभी मान लिया ये आपका किसका था, आरपीएफ एसआई का, आरपीएफ कांस्टेबल का ये एग्जाम हुए हैं, इनके पर्सन उसके अंदर ऐड अप कर दिए जाएंगे, ठीक है। रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का उसके क्वेश्चन ऐड अप, मतलब कि कंटेंट अपडेट हो जाएगा, बाकी कंसेप्ट सेम रहेगा। जैसे मैथ है, मैथ के अंदर ये कंसेप्ट है 2 + 2 4 होता है, ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। अब इसके सवाल को कैसे ही घुमा के दे दो, ठीक है, वो सवाल ओके क्लियर है गुरुजी। वैसे चीज बताई थी मैंने आपको भाई, एक एटम के अंदर 3 चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और हमारे पास न्यूट्रॉन। भाई अब एग्जामिनर पूछता है इनकी खोज किस किस ने करी थी, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, ईंट पर नाच। क्या ट्रिक है भाई इसकी, याद रखने की, आजीवन याद रख, कदे कौन भूलोगे, ईंट पर नाच, ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। कैसे जी, ई से बन गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन, टी से बन गया हमारे पास थॉमसन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई, जे थॉमसन के द्वारा। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। पी से प्रोटॉन, आर से बन गया रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड के द्वारा किसकी खोज करी गई, रदरफोर्ड के द्वारा हमारी प्रोटॉन की खोज की गई। न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन, सी से बनेगी चैडविक, यानी कि जेम्स चैडविक। भाई जेम्स चैडविक के द्वारा किसकी खोज करी गई, हमारी न्यूट्रॉन की। भाई चीजें समझ में आई, मैंने क्या बताया, सिंपल सी ट्रिक है, ईंट पर नाच, ठीक है। ई से बन गया इलेक्ट्रॉन, टी से बन गया थॉमसन, थॉमसन याद रखना पेपर के अंदर, जे याद रखनी है तो ऑप्शन में हो जाएगा एलिमिनेट। पी से प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, सी से हमारा चैडविक, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ईंट पर नाच याद रह जाएगा, आजीवन याद रह जाएगा, कदे भी कौन भूलो, मजाक की बात नहीं, ठीक है। मर जाओगे तो भी कौन भूलोगे भाई, इसकी खोज किसने करी थी। दिमाग का मैं कंसेप्ट क्लियर है हर एक साथी के। अब इसके अंदर क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमेशा आपका नेगेटिव चार्ज होता है। भाई पी से प्रोटॉन, पी से पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल, इसका गेयर तो भाई लगता है कोई न्यूट्रल पड़ा रहा 6 बजे रहे गेयर में, ठीक है, यानी इसके ऊपर हमारा कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज भी याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये भी हमारे, ठीक है। छिंगा आजा, ठीक है भाई, इतनी चीज सभी साथियों को समझ में आ गई। अब इनके सिंबल और देखो भाई, किसका के सिंबल होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, इलेक्ट्रॉन को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, छोटा ई और ऊपर माइनस का निशान, ये इसका सिंबल हुआ है। प्रोटॉन का सिंबल क्या हुआ है, हमारे पास प्रोटॉन है पी और ऊपर प्लस का निशान भाई। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या हुआ जी, एन, नॉर्मल एन, एन सिंबल किसका, आपका न्यूट्रॉन का सिंबल भी याद रखना भाई, इसके ऊपर चार्ज हमारा 0 तक कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है जी। अब पूछा जाता है आपसे इनका मास, इनका मास कितना है और इनके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। चीज ना चरट लियो, अभी एमसीक्यू कराऊंगा जब तुमने दिख भी जाएंगे। इलेक्ट्रॉन है हमारा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारे पास कितना चार्ज हमको देखने को मिलता है, ये चीज आपसे पूछी जाती है, बहुत बार आती है एग्जाम के अंदर, मजाक की बात नहीं। चार्ज और मास दोनों की दोनों चीज आपके क्लियर होनी चाहिए। तो मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, किलोग्राम, इतना आपका क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना, -31 मतलब बहुत ही 0.0009 किलो ना समझ लीजिए ना, माइनस का मतलब पावर नीचा थी, मतलब नीचा थी सारी 0, ठीक है। इसका मतलब ये है चीज आई समझ। 9.1 इलेक्ट्रॉन क्या कहने लग रहा है, मैं नेगेटिव एनर्जी हूं, नो 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 मेरे पास मत आना, यानी 9.1 × 10⁻31 kg, याद रह जाएगा, ठीक है जी। प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन का मास कितना है भाई, तो प्रोटॉन का हमारा 1.67 × 10⁻27, कितना, 1.67 × 10⁻27। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास हमेशा सेम होता है, ये चीज भी याद रख लेना भाई, ठीक है। ओ सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का,
प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का मास हमेशा सेम होता है, ये चीज भी याद रख लेना। अभी आगे समझाऊंगा तब आपके चीज समझ में आ जाए कैसे सेम होता है। अभी आगे जब करवाऊंगा ना तब दिमाग में और अच्छे से कंसेप्ट घुस जाएगा। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है जी? जैसे यहां पर -1.67 तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कितना हो जाएगा हमारा -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। चार्ज को किस में नापते हैं? कूलम्ब फिजिक्स के अंदर ये चीज मैं आपको करवाई उड़ी है। ठीक है जी। प्रोटॉन के ऊपर भी सेम चार्ज होता है, बस प्लस का निशान लग जाएगा, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम्ब। और न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, गेरे कौन लागदा बेचारा का आलदा कौन गेर। ठीक है, इसके ऊपर क्या हमारा 0 कूलम्ब का हमको चार्ज देखने को मिलता है। भाई चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, इनके सिंबल कौन से हैं, इनका मास कितना है और इनके ऊपर चार्ज कितना है, तीनों चीज आपके याद होनी चाहिए हर एक साथी के। एक बार के लिए कमेंट कर बताओ चीज समझ में आई भाई? बन्नू कौन पता जे थॉमसन कौन था, कड़ेगा था, कद जामिया है, ये चीज कौन पूछा करे? इसने एक मॉडल दिया था। अब यहां पर जो अलग अलग साइंटिस्ट हैं, रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक, इनने अलग अलग तरीकों से चीज की खोज करी थी। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने करी कैसे? ये भी एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखो आपको समझाता हूं अब कैसे क्या कुछ खोज हुई, ध्यानता देखियो। अब जैसे जे थॉमसन था, जे थॉमसन ने क्या दिया हमारा? जे थॉमसन के बोला भाई एटम क्या है? एक तरबूज की तरह है। जे थॉमसन क्या बोला? ये हमारा एटम है। एटम किसकी तरह भाई? एक तरबूज की तरह है। ठीक है जी। ये जे थॉमसन ने बोली ये चीज, क्या बोला भाई? एटम हमारा एक तरबूज की तरह है और ये पूरे का पूरा तरबूज है, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज है। पूरा पूरा जो तरबूज है ना, मान लिया तरबूज हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है। और तरबूज का मतलब हमने देखा, जैसे तरबूज है ना बीच में चीर दो, इसका मतलब हमने देखा थोड़े थोड़े बीज हो, काले काले बीज, थोड़े थोड़े तो के नरे बीज हो काले काले। तो बोले ये जो बीज हो है ना, ये 20 तारे के हैं, नेगेटिव चार्ज है। ये सारे 20 तरह के हैं नेगेटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। यानी इस नेगेटिव चार्ज से ओके बोला बोले 20 तारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का नामकरण इससे ना कराया था जे थॉमसन, नहीं भी ना पढ़ा भी है। ठीक है, तो चीज समझ में आई। यानी जे थॉमसन ने के मॉडल दिया, नो बोला कि तारा एटम के एक तरबूज की डाल है जिसके ऊपर तारा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब जो बीज है, ये बीज के तारे इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज का काम कर रहे हैं। यो मॉडल दिया जे थॉमसन ना। इससे क्या मतलब इसना बेरा लग गया भाई ये नेगेटिव चार्ज है, इसका नाम इसने इलेक्ट्रॉन टेक दिया। आई चीज समझ में आया? नहीं आई? दिमाग का में घुसी या नहीं घुसी? बस इतनी ही चीज याद रखनी है। हाँ बिल्कुल भाई। ठीक है, और इसने ये चीज भी बोली कि जो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज है ना और ये जो नेगेटिव चार्ज सारा मिला है कि इनकी वैल्यू बराबर होगी हमेशा। ठीक है, तो यानी पूरा ओवरऑल एटम न्यूट्रल रहेगा। कैसे? जैसे मान लिया पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू मान ली 5 कूलम्ब है। ठीक है, तो ये सारा जो नेगेटिव चार्ज है इतनी मिला कि ये भी 5 कूलम्ब ही बनेगा। यानी 5 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। देखो आपको, देखो पॉजिटिव चार्ज 5, नेगेटिव चार्ज -5। ठीक है, तो यानी अगर हम दोनों बातें जोड़ाएंगे तो सीधी सी बात है यानी कि 0 बन जाए, न्यूट्रल बन जाएगा। यानी क्या बोला भाई? जो आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी जो वैल्यू होगी हमारी 5, ये हमेशा क्या है? इक्वल रहेगी, जिसकी वजह से हमारा पूरा एटम क्या है? न्यूट्रल रहेगा। तो इसने क्या क्या बोला? चीजें लिखेंगे आप लोग। एटम एक तरबूज की तरह है, तरबूज की तरह है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इसके बीज की तरह है जिन पर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आई भाई चीज? तो मैंने क्या बोला भाई? इसने जे थॉमसन ने इस चीज की खोज करी थी। अब क्या था आगे? आगे क्या बोला? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड बोल देते इसको, वैल्यू को मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा, जिसकी वजह से पूरा एटम न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो यह बात किसी ने बोली? जे थॉमसन ने। एक कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? ठीक है जी, जे थॉमसन का रोड़ा आड़क खत्म।
उसके बाद हमने क्या देखा भाई, जे थॉमसन ने खोज कर दी इलेक्ट्रॉन की बेरा लग गया, हमने तरबूज के बीज नहीं डाले। फिर आया रदरफोर्ड भाई, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी। इसने कैसे करी ये चीज बताता हूं मैं आपको। इसने क्या किया रदरफोर्ड ने, आपका अगला पन्ना पर चल पड़ते हैं, ऐसे इधर आ जाओ। रदरफोर्ड ने क्या किया, ये बहुत ही अच्छा पर्सन एग्जाम के अंदर आता है। रदरफोर्ड ने आपके प्रोटॉन की खोज करी थी, ठीक है। कैसे करी इसने, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ये क्या था जी, अभी आपको बताता हूं। इसने क्या किया, उसकी सोने की एक चादर ले ली, ऐसे एक चादर ले ली सोना की, ठीक है। और यहां से क्या है, इसके ऊपर मतलब ऐसे ऐसे रेडिएशन छोड़ दी, बहुत तेज गति से इसके ऊपर ऐसे रेडिएशन छोड़ दी। इसको क्या चीज पता लगी, इसको ये चीज पता लगी कि जो मैक्सिमम रेडिएशन है ना, वो तो इसका मतलब गुजर गई, मतलब जिनकी पावर बहुत तेज थी वो इसका मतलब आर पार होगी, ठीक है भाई। और कुछ रेडिएशन थी वो यहां से टकर के वापस आ गई। एक दो रेडिएशन थी, कोई मतलब 100 में था कोई एक दो रेडिएशन, वो टक्कर खा गई वापस आ गई। तो इसको क्या चीज की प्राप्ति है, इसने इस चीज की खोज करी। जैसे मान लिया कोई एक एटम है, तो इस एटम के अंदर से मैंने जैसे बहुत सारी रेडिएशन गुजारी, तो इसने क्या चीज की प्राप्ति करी, इसके बीच में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, हमारी कुछ रेडिएशन तो वापस टक्कर खा गई, आ गई, ठीक है। और मैक्सिमम जो स्पेस है एटम के अंदर वो हमारा खाली है, जिसकी वजह से हमारी मैक्सिमम रेडिएशन क्या है, इसके अंदर से आर पार होगी। चीजें समझ में आई नहीं आई। और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसके सेंटर में, क्योंकि मैक्सिमम रेडिएशन इसके सेंटर से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई थी, ठीक है। चीज समझ में आई। तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि जो भी हमारा ये क्या नाम प्रोटॉन की जो खोज हुई थी वो कौन से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हुई थी। अभी आपको एमसीक्यू कराऊंगा, उसके अंदर ये प्रश्न भी है, आप देख लेना, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज हमारी किससे, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट का नाम याद रखना भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने 3 चीजें दी। क्या चीज बताई इसने, पहली बात तो हमारी कि जो भी हमारी अल्फा रेडिएशन थी, अल्फा रेडिएशन छोड़ दी थी इसने, ठीक है। जो भी अल्फा रेडिएशन थी, यानी क्या लिखो, पहला पॉइंट हमारा मैक्सिमम अल्फा रेडिएशन पास्ड थ्रो गोल्ड फॉइल। भाई इसका अंदर था इजिली पास होगी। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये है मैक्सिमम स्पेस एटम में खाली पड़ा है भाई, एटम में खाली पड़ा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब तो ये है। दूसरा इसने क्या पॉइंट नोटिस किया कि कुछ रेडिएशन हमारी क्या है, जो बीच में जो रेडिएशन गई थी हमारी सेंटर में, वो हल्के हल्के एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। तो इसका मतलब क्या है, बीच में कोई एक पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हुई है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, कुछ अल्फा रेडिएशन सेंटर से रिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब है सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल है और उसका नाम हमने क्या रखा, उसका नाम हमने रखा प्रोटॉन, ठीक है। उसका नाम हमने क्या रखा, प्रोटॉन। तो इस टाइप से आपके प्रोटॉन की खोज हुई थी। चीज समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है, घुस गया एक साथी के। अभी इसने जो मॉडल दिया एटम का, उसने क्या, इसने मतलब क्या बोला एटम के मॉडल के अंदर, इसने ये चीज बोली कि एक एटम हमारा ऐसे है, ठीक है, उसके बीच में यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इसके आर बार ऐसे इलेक्ट्रॉन है भाई, इसके आर बार ऐसे इलेक्ट्रॉन है भाई। इसने ऐसे बोला, मतलब ऐसे को नहीं, उसने जैसे अपना जैसे थॉमसन था तो केवल तरबूज के बीज डाल दूं, बांगे बोले पड़े इलेक्ट्रॉन, और उसने तो बीच में बताया तो मिला कि बार जो पूरा एटम वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है। इसने क्या बोला, अब इसका आर बार आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई हर एक साथी के दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। इसने बोला भाई इलेक्ट्रॉन इसके आर बार एक सर्कुलर पाथ के अंदर हमारे घूमेंगे।
तो ये 2 पॉइंट इसने दिए, आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे, हैंडरिटन नोट्स होंगे उसके अंदर आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे। ठीक है भाई, अब इसी के अंदर हम लोग आगे चलते हैं। आगे अब हमारे देखो अभी तक आपको मैंने 2 कंसेप्ट सिखा दिए। एक तो आपका जो जे थॉमसन था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज करी थी। आपने दोनों के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अब जो हमारा वर्तमान में जिस मॉडल का यूज होता है एटम के लिए, जिसको हम लोग मानते हैं असली में एटम है, वर्तमान में हमारे कौन से मॉडल का यूज हुआ फिर हमारा भाई? वर्तमान में नील बोहर एटम मॉडल का हम लोग यूज करते हैं भाई। नील बोहर का एटम मॉडल क्या था? ये क्या बोला? ये ऐसे बोला कि हमारा जो भी एटम होगा ना, उसके बीच में एक तो प्रोटॉन मिलते हैं आपको देखने को, एक मिलते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक बोलेंगे भाई, इसको केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, और इसके आर बार हमारी सर्कुलर ऑर्बिट्स बनी हुई हैं, जैसे हमारी सूरज के आर बार नहीं है ऑर्बिट, जिसके अंदर हमारी धरती चांद सारा सौदा घूमने लग रहा है। ठीक है, तो इन ऑर्बिट्स को हम लोग, मतलब इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये हमारी ऑर्बिट्स हैं और इन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ये बात दी किसने? नील बोहर ने ये बात बताई भाई। ठीक है, ये बात किसने बताई? नील बोहर के द्वारा बताई। क्या बोला कि बीच में हमारा न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है, केंद्रक के अंदर हमारे प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, पहले उसने क्या बताया रदरफोर्ड ने? भाई सिर्फ बीच में प्रोटॉन है। यो क्या बोला? बीच में प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, और दोनों के ऊपर चार्ज सेम रहेगा, मतलब सॉरी चार्ज नहीं, दोनों का जो मास नंबर वो हमेशा सेम रहेगा। जितना मास प्रोटॉन का उतना ही न्यूट्रॉन का, तभी तो मिलके दोनों के दोनों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो सेल है ना हमारी, जो हमारा जो न्यूक्लियस के आर बार ये जो सेल है हमारी, जो हमारी ऑर्बिट है, ठीक है, इनके नाम रख दिए K, L, M और N। ठीक है, ये जो पहली सेल होगी इसको बोलेंगे K, दूसरी सेल है इसको बोलेंगे L, फिर बार एक और बना दे उसको M बोलेंगे, और जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होगी उसको N बोलेंगे। तो इसने इसको क्या है 4 सेलों के अंदर बांट दिया, K, L, M, N भाई। ठीक है, एक और चीज इसने बताई कि जो हर एक जो ऑर्बिट होगी ना, इस ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होगी। ठीक है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी हमारी? फिक्स होगी भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसने क्या बोला एक बार के लिए कमेंट करो, चीज समझ में आई भाई? मैंने आपको बताया, इसने बोला कि बीच में हमारा न्यूक्लियस है, केंद्रक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें आपको लिखी लिखाई मिल जाएगी भाई कि यहां पर न्यूक्लियस, यहां पर प्रोटॉन, हैंडरिटन नोट्स के अंदर। ठीक है, बार हमारी एनर्जी सेल्स हैं जिनके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और इन सेल्स का नाम है KLMN। KLMN क्या? हमारी एनर्जी सेल्स हैं भाई, एनर्जी सेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ठीक है, ये KLMN है। और बीच में जो केंद्रक हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे भाई। ठीक है, ये चीज इसने बोली भाई, किसने? नील बोहर ने भाई। तो आप मेरे को ये बताओ, तीनों के मॉडल आपके समझ में आए? मैंने आपको जे थॉमसन का दिखा दिया, मैंने आपको रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट था उसका दिखा दिया। क्या दिखा दिया? एटम का मॉडल भाई। और मैंने आपको नील बोहर है जिसका हम लोग वर्तमान में हमने ये मॉडल माना है, मैंने आपको तीनों के दिखा दिए मॉडल एटम के भाई। ठीक है, तीनों के मॉडल समझ में आ गए सभी साथियों को, गलती नहीं करोगे, चीज जमा दिमाग के अंदर सेट होगी। अब जो अगला जो मेन कंसेप्ट है, लास्ट कंसेप्ट हमारी आज की क्लास को, उसके बाद MCQ करके क्लास को समाप्त कर देंगे। एक है हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, और एक है हमारा मास नंबर। इनकी डेफिनेशन और ये होते क्या, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एग्जाम के अंदर पूछता है एग्जामिनर बहुत बार। एटॉमिक नंबर पर जो भी हमारा एटम उसका नंबर, मास नंबर जो भी उसके अंदर मास है उसका नंबर, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। ठीक है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है कि एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते, किससे रिप्रेजेंट करते? तुम्हारे Z से रिप्रेजेंट करते। पहला पॉइंट दिमाग में सेट रखना भाई। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट, हर एक एटम का एटॉमिक नंबर अलग होता है।
कैसे? जैसे मान लिया हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। आगे जो जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। ऑक्सीजन का जैसे मतलब आगे मान लिया कार्बन है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है। यानी हर एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, अलग होता है। पीरियोडिक टेबल देखोगे जब आवर्त सारणी, तो उसके अंदर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, हर एक एटम का एटॉमिक नंबर। For how long will you continue being tensed about the future? With LIC's new Pension Plus, make your own pension plan because this plan creates market-linked wealth for your future. Moreover, this plan भाई जो भी हमारा एटम है, इसके अंदर जितने भी तुम्हारे प्रोटॉन हैं या फिर इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे मान लिया बोरोन है, बोरोन के अंदर हमारे पास 5 प्रोटॉन हैं या फिर हमारे इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। चीजें समझ में आई? तो एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछ लेगा, जैसे आपको ऐसे दे देगा, कुछ भी देगा, जैसे ऑक्सीजन है, एग्जाम में ऐसे देता है कि O2 का एटॉमिक O2 में प्रोटॉन्स की संख्या 8 है, तो इसका एटॉमिक नंबर बताओ। तो मैंने क्या बताया, जितने प्रोटॉन होते हैं या फिर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 8 हो जाएगा। चीज समझ में आई? तो लिखेंगे सभी साथी, एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को ही एटॉमिक नंबर बोलते हैं, क्लियर है भाई हर एक साथी के? जितने भी हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है जी। इसी टाइप से मास नंबर, मास को किससे रिप्रेजेंट करोगे, तो मास का जैसे हमारा एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है, उसी टाइप से मास का हमारा सिंबल होता है A, ठीक है। तो इसका लिखोगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल ए। भाई ए जो सिंबल है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को। भाई क्या हुआ, बैच चेंज के लिए कहां पर मैसेज की आईडी बता दो, कि आंसू अनवाल 40 रुपए का उपदान। भाई टेलीग्राम आईडी मिलेगी यार, हर बार बताऊं क्लास में, MOHIITTPUNI, इस नाम का टेलीग्राम आईडी मिलेगी भाई, उधर मैसेज कर दे भाई, साथ में अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर। हमारे पास था मास नंबर है हमारा, इसकी क्या खासियत होती है भाई, क्या मास नंबर ही हमारा लगा, तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का जो जोड़ होता है, उसी को हम लोग मास नंबर बोलते हैं। ये क्या हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर बोलते हैं भाई। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये जोड़ नहीं है, ये तो ये है भाई, या तो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दोनों में से कोई सी की संख्या दे ले, दोनों की संख्या समान होती है, ठीक है। तो उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर किसको बोलोगे, जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का जो जोड़ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको मापते किस में है, इसको AMU में मापते हैं भाई, इसको AMU, AM का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, ये यूनिट है, जैसे अपने किलोग्राम, ग्राम, उसी टाइप से इसको AMU में मापते हैं। एग्जाम के अंदर बहुत बार आता है। अब जैसे मान लिया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का मान लिया मैंने 16 होता है, ठीक है। तो इसका हमारे पास किसको कैसे लिखोगे, 16 AMU क्या है, इसका हमारा एटॉमिक मास है, ठीक है जी। अब यहीं पर हमारी एक और नई चीज है आपको जो सीखने को मिलेगी, एग्जाम के अंदर कई बार आता भी प्रश्न घुमा फिरा के। अब जैसे मैंने आपको बताया Z हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर है, ठीक है जी। अगर आपको दे दे भाई, जैसे आपको कुछ भी दे दिया, एक बार के लिए तो एक बार तो फॉर्मूला लिखो, Z इज इक्वल टू A माइनस न्यूट्रॉन्स। ये A की चीज है जी। A अभी भी तो बताया एटॉमिक मास, यानी जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही तो एटॉमिक नंबर बोलते हैं, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो भी आप बोलना चाहो। और हमारा एटॉमिक मास है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होता है।
यहां पर माइनस का निशान लगा दिया तो न्यूट्रॉन्स हो गया, ये भी न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन कट गया तो यहां पर भी प्रोटॉन बच गया और यहां पर भी प्रोटॉन बच गया। यानी कि अगर हमको कई बार ये दे दे कि भाई कोई भी एटम है उसका एटॉमिक मास आपको दे दिया 10 है, उसके अंदर न्यूट्रॉन हमारे 5 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 10 माइनस 5 कर देना तो 5 उसका एटॉमिक नंबर होगा। इस टाइप से फॉर्मूला याद रखना, एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं, कई बार न्यूमेरिकल भी दे देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो चीजें समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही करेंगे, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, कंसेप्ट समझ में आया तो बताओ। अब हम लोग करेंगे इसके एमसीक्यू। आ जाओ फटाफट सी एमसीक्यू पे आ जाओ फटाफट। देखो भाई पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रीवियस ईयर के अंदर आया है। ईंट पर नाच, ईंट है, टै से क्या बन गया हमारा थॉमसन, थॉमसन हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन। बस सिंपल ट्रिक है भाई, भूलोगे ही नहीं। आगे चलते हमारा कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मास ऑफ एन एटम। अगर हमें किसी एटम का मास देखना है तो मास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, कोई एचएसएससी में आया हुआ है, कोई रेलवे में आया हुआ है, कोई हमारा मतलब उसके अंदर एसएससी वगैरह के अंदर, सीजीएल वगैरह के अंदर, मतलब सारे प्रीवियस ईयर के इससे रिलेटेड जो भी है वो सारे सारे उठा के ले रहा हूं। आगे चलते अगला कौन सा हमारा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 35 एंड मास नंबर 80। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, क्या प्रश्न दे रखे आपको, मास नंबर कितना दे रखे 80, यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 80। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर आया यानी आपको जेड की वैल्यू दे रखी है 35। ठीक है जी, पूछा गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अभी अभी आपने फॉर्मूला कराया था, जेड किसके बराबर होता है, ए माइनस में न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स की वैल्यू आपको निकालनी, तो न्यूट्रॉन्स इस तरफ आ जाएगा तो जेड उस तरफ आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस जेड बन जाएगा। अरे जेड उस तरफ, ओ सॉरी, ए माइनस जेड बन जाएगा, जेड इस तरफ प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 80 दे रखी है जी। जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 दे रखी है। 10 में से 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्वाहा। समझ में आया सवाल सभी साथियों के, नॉर्मल सा था। ओके चलो आगे इसी टाइप से, तभी तो मैंने बोला था फॉर्मूला याद रखना, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है। आगे चलते अगला देखो हमारे पास कौन सा है, ये देखो ये भी अच्छा प्रश्न है भाई। नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। आपको बता देता हूं, जो नीचे लिखा जाता है ये होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखते हैं इसको बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यानी प्रोटॉन की संख्या तो आपके पास 89 होगी। ठीक है, और मैंने क्या बोला, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है, यानी इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 89 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन आपको देखो मास नंबर कितना है, मास किसके बराबर होता है, मास, मास आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ होता है। मास आपको 231 दे रखा है, प्रोटॉन आपके ये 89 हो गए भाई। ठीक है, न्यूट्रॉन आपको निकालने हैं, 231 के अंदर से 89, 11 में से 9 गया 10, 11 2 बच गया। ठीक है, आपका 12 में से 8 गया 4 बच गया, इधर बच गया 142। ठीक है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 89 89 142। ठीक है, 89 89 142, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, निकालने आगे चीजें समझ में आई, नीचे वाले को एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को एटॉमिक मास। अगर आपने चीजें ध्यान से समझे होंगे, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन बोलते हैं, मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जोड़ होता है, तो आप इजीली कर पाओगे। और अगर अच्छे से नहीं समझा तो समझ में नहीं आएगा भाई। ठीक है, आगे चलते हुए अगला प्रश्न देखो हमारे पास कौन सा है, एज ए रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग डैश वाज डिस्कवर्ड। रदरफोर्ड की वजह से ईंट पर नाच पैसे प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज हुई थी। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था उसकी वजह से किसकी, प्रोटॉन की खोज हुई थी। ईंट पर नाच याद रखो। आगे देखो क्या हमारा, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या भाई, एक सब एटॉमिक पार्टिकल विच इज न्यूट्रल, न्यूट्रल तो न्यूट्रॉन होते हैं नेट विद नेट चार्ज विच इज पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोटॉन होते हैं नेगेटिव आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सब एटॉमिक पार्टिकल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलो। विच सब एटॉमिक पार्टिकल वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ईंट पर नाच, एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुई। आगे चली, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वही तुम्हारे से आ गया जे थॉमसन, थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज करेगी। आगे चलते हैं हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ऑफ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है, अच्छा प्रश्न है। कितना था हमारा, -1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम्ब, ये हमारा इसके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, ये रहा हमारा 19 वाला, ये है ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाए। याद रखना है चार्ज और मास दोनों चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg भाई। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और उसकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg। याद रखना, ये पक्के आते हैं एग्जाम के अंदर।
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल डैश डज नॉट डिस्क्राइब, बताओ भाई रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था हमारा वो किस चीज को डिस्क्राइब नहीं करता? प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को तो रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम इसको करता है, चार्ज ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं, चार्ज उसके ऊपर है या नहीं, मतलब किस चीज को डिस्क्राइब नहीं करता रदरफोर्ड का जो एटम का जो मॉडल था? ये प्रश्न पूछा, बताओ भाई। क्या मैथ की वर्कशीट नहीं मिल रही जी? वर्कशीट कैसे भाई, वर्कशीट कैसे आदित्य कुमार? एक सेकंड रुको भाई। और का जो एटम था, ठीक है, इसके तहत क्या पोस्टुलेट, व्हाट हैपन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब फोटॉन्स ऑफ एनर्जी, जब कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर क्या चेंज होता है? तो वो हमारा जो भी जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है हमारे, ये अलग अलग इसके अंदर ऑर्बिट के अंदर घूमने लग रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोग एनर्जी दें तो एनर्जी देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहला ऑप्शन आपका भाई ये उसी ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा जिसके अंदर घूमने लग रहा था, दूसरा हमारा भाई ये चसने लग जाएगा, ये लाइट मतलब चमकने लग जाएगा, तीसरा ऑप्शन हमारा ये इससे एक अंदर वाली ऑर्बिट के अंदर आ जाएगा, चौथा ये हमारा एक बाहर वाली ऑर्बिट के अंदर चला जाएगा। क्या चेंज होगा अगर हम इसको एनर्जी देते हैं तो? बताओ भाई। डी डी डी, वेरी गुड भाई। ये हमारा क्या है, अगली ऑर्बिट के अंदर। अब आप इस लेवल के ऊपर हो, अगर आपका पछा तला एनर्जी हमारा क्यों देसी तो हम ऊपर जाओगे, भीतर की तरफ तो दोबारा को नहीं आओ, ठीक है, यही प्रश्न था। आगे चलते गला कौन सा हमारे पास, द कंसेप्ट दैट ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द डिस्कवरी ऑफ, भाई जितना ये क्या है, एक हमारा कंसेप्ट था कि जितने भी एलिमेंट हैं एक एटम के अंदर वो सारे सेम हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा रॉन्ग किया गया? आइसोटोप के द्वारा। आइसोटोप के द्वारा ही तो गलत हुआ था भाई, सेम नहीं होते, ठीक है, उनका अलग अलग होता है। आगे चलते हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन, ये मैं आपको बताना भूल गया था, लिख लो इसको। कैथोड रे जो ट्यूब वाला जो हमारी इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी वो किसके द्वारा? जे थॉमसन के द्वारा जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। जैसे गोल्ड फॉइल की बात करें तो कौन था? रदरफोर्ड था, गोल्ड फॉइल जिसके माध्यम से आपके प्रोटॉन की खोज हुई थी, ठीक है। और कैथोड रे की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो किसके द्वारा करी गई थी? कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारा थॉमसन के द्वारा किया गया था, ठीक है भाई। तो भाई ये थी हमारी आज की क्लास साइंस की, एटम एंड मॉलिक्यूल। मोटा मोटा मैंने आधा चैप्टर कर दिया है, आधा चैप्टर जो बच गया वो हम कल की क्लास के अंदर करेंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ या जो चीज़ें मैंने आपको लिखी है यानी कि हैंड रिटन नोट्स वगैरह वगैरह आपको सारी चीज़ें आपको बैच के अंदर मिलेगी। वीडियो भी अभी यूट्यूब से हट जाएगी, आपको बैच के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। और आपको डेली सुबह मेंटरशिप यानी टारगेट वगैरह वगैरह, मैथ की रीजनिंग की लाइव क्लास आपकी हो चुकी है। आज सुबह 9 बजे रीजनिंग की थी, 10:15 बजे 10:30 बजे के करीब, शायद 10:15 बजे थी, 10:15 पे उस टाइम मैथ की क्लास हुई थी। अभी आपकी साइंस की होगी, फिर इंडिया जीके की होगी, ठीक है। और कल से आपकी इंग्लिश की क्लास भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी शाम को, और सोमवार से आपकी कंप्यूटर की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। तो सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना लखाएं जाओ, जिसको ऐप कोर्स लेना हो तो जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला।